सुधीर और आप सभी का खोटा किंग ऑफिशियल पे स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने कंप्यूटर के आधारभूत संरचना के अंतर्गत मेमोरी को पढ़ना प्रारंभ किया और देखा मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी क्या होते हैं, प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। चाहे मैं बात करूँ रोम के या रैम के बारे में, हमने उनके बारे में वहाँ पर पढ़ा और आज हम लोग मेमोरी को यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। और यह जो वीडियो होगा यह मेमोरी का पार्ट 2 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग द्वितीयक मेमोरी को पढ़ेंगे। और जहाँ पर हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा कि हम यहाँ पर यह जानने का प्रयास करेंगे द्वितीयक मेमोरी क्या होता है या द्वितीयक मेमोरी कितने प्रकार होते हैं। इस क्लास में हम उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज हमारा टॉपिक होगा सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी का यह पार्ट 2 है और इसके अंतर्गत हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में ही स्पष्ट किया था कि कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी का प्रयोग क्यों किया गया। तो यहाँ पर आप इसे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इसे लिखा है कि कंप्यूटर में आखिर सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैंने आपको वहाँ पर स्पष्ट किया था कि कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी क्यों किया गया, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक मेमोरी, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, जिसके लिए कंप्यूटर में इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, अर्थात ये सभी वोलाटाइल होते हैं। अर्थात यहाँ पर ये सारे जो मेमोरी होंगे प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत में, जिसमें रैम का मेमोरी, रोम का मेमोरी, या बात करूँ कैश का या रजिस्टर का, वहाँ पर डाटा को अस्थायी तौर पे ही स्टोर किया जा सकता है। तो यदि कंप्यूटर के संदर्भ में इसे समझा जाए तो बिजली यदि चली जाती है कंप्यूटर में, तो वैसी स्थिति में आपके कंप्यूटर में वो जो डाटा होगा, उस मेमोरी में जो डाटा होगा वह क्या होगा, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सभी अस्थायी नेचर के होते हैं। साथ में यदि मैं बात करूँ सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताऊँ, तो ये सभी नेचर के क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, अर्थात यहाँ पर स्थायी तौर पर डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी का प्रयोग करना पड़ा। प्राथमिक मेमोरी के साथ साथ हमें क्या हुआ, आवश्यकता पड़ी कि सेकेंडरी मेमोरी का भी हमें प्रयोग करना पड़ा। साथ में यदि आप देखें तो आप पाएंगे क्या कि इसके स्टोरेज की जो कैपेसिटी होते हैं, इसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत में जितनी भी मेमोरी आती है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, ये रैम हो गया, रोम हो गया, कैश की मेमोरी, और ये हो गया आपका रजिस्टर। तो ये सारे जो मेमोरी ही उदाहरण है प्राथमिक मेमोरी होते हैं ये सारे। तो इनकी स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ही कम है। जैसे मैंने आपको बताया था रोम की कैपेसिटी, जो आपके व्यक्तिगत एक पर्सनल कंप्यूटर में जो रोम की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, उसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो मात्र 2 से 8 MB तक ही होती है। वहीं रोम का जो मेमोरी होगा 1 GB से लेकर के 256 GB तक हो सकता है। साथ में रजिस्टर की मेमोरी का आपने मैंने बताया था 200 बाइट की स्टोरेज क्षमता होती है, और कैश की तो उससे भी कम होती है, 2 MB से 4 MB तक ही होती है। तो वैसी स्थिति में क्या है कि यहाँ बड़ी मात्रा में हम डाटा को स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। यदि संभव हो भी पाता कि यहाँ बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता था स्थायी तौर पे, तब भी स्टोरेज की कैपेसिटी जो थी बहुत ही कम थी, अर्थात हम बड़ी मात्रा में डाटा को यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। तो ये भी एक कारण रहा था कि हमें सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करना पड़ा। और सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं, हार्ड डिस्क का। जब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमने यहाँ प्रकारों के बारे में जब हम बात करेंगे, तो मैं एक एक करके इन सारे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में चर्चा करूँगा। तो आइए देखते कुछ और बातें भी, जैसे प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ और बातें भी आप देख लें, तो आप पाएंगे क्या कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है बहुत ही महंगे होते हैं। सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण किया जाता है, जिस कारण से इतने महंगे हो जाते हैं कि यदि ऐसा संभव हो पाता, तकनीकी विकास यदि किया करके भी यदि ये संभव हो पाता कि यहाँ पर डाटा को स्थायी तौर पर स्टोर किया जा सकता है, तो भी खर्च के मामले में ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता और एक पर्सनल कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा आपको महंगा मिलता। इसी कारण से क्या किया गया, इसके स्थान पे सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया गया। क्योंकि यहाँ पर जितनी मेमोरी को बना रखा गया है, वहाँ पर खर्च को ध्यान में रख के ही इन्हें क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी का प्रयोग क्यों किया गया, या हम इस रूप में इसे कह सकते हैं, क्या केवल प्राथमिक मेमोरी काफ़ी नहीं था कंप्यूटर को चलाने के लिए, सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग क्यों किया गया। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होगी। आइए हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी है क्या, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी यदि मैं प्रश्न पूछूं सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर में स्थित वह मेमोरी है जहाँ बड़ी मात्रा में डाटा को क्या किया जाता है,
डाटा को और प्रोग्राम को स्थायी तौर पे स्टोर किया जा सकता है। अब इसके अंतर्गत जितने भी मेमोरी आएंगे, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, या आप बात कर सकते हैं ब्लू रे डिस्क, ये सभी के सभी सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये सभी के सभी स्थायी नेचर के होते हैं, अर्थात कंप्यूटर में यदि बिजली नहीं भी है तो वैसे स्थिति में यहाँ पर जो डाटा होते हैं वो क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, इसे आपको मैं आपको मैं क्या करता हूँ, ये सब जो बातें लिखी हुई है मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि देख लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होगा कि कंप्यूटर में जितनी भी फाइलें होती है ना, जो एप्लीकेशन होते हैं, मल्टीमीडिया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, फोटोग्राफ, इसी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में ही रखा जाता है, इन्हीं में स्टोर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है कि सेकेंडरी मेमोरी कहने के पीछे कारण। अब जितने भी हमने सेकेंडरी मेमोरी देख रहे हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी कार्ड, इनको सेकेंडरी मेमोरी कहा क्यों जा रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि इनमें जो डेटा स्टोर रहता है ना, वहाँ पर आपका जो सीपीयू होता है, जो आपका कंप्यूटर प्रोसेसर होता है, सीधे एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए आवश्यक हो जाता है, पहले आवश्यक हो जाता है कि डेटा को प्राइमरी मेमोरी में, विशेषकर रैम में लोड होना चाहिए, तभी जा कर के क्या होगा कि आपका जो प्रोसेसर होगा उस डाटा को जो आपके सेकेंडरी मेमोरी में था उसे वह एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नतीजतन क्या हो गया, यहाँ पर ये बातें स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर जो डाटा होगा आपका सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। अर्थात तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ का डाटा का पहले आपको प्राइमरी मेमोरी में, विशेषकर रैम में जाना आवश्यक हो जाता है, और उसके बाद ही आपका सीपीयू जो होता है यहाँ से डाटा को एक्सेस करता है। इस कारण से आप क्या देखेंगे, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होती है उनकी जो गति होती है वह बहुत ही कम होती है डाटा को उपलब्ध करवाने की। आइए बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कुछ बातें और भी। जैसे मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये क्या है, सभी के सभी भी जितने भी सेकेंडरी मेमोरी होंगे, चाहे हार्ड डिस्क हो, एसएसडी कार्ड हो, सीडी हो, डीवीडी हो या ब्लू रे डिस्क हो, ये सभी किस नेचर के होते हैं, स्थायी नेचर के होते हैं। और इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग क्या जाता है, नॉन वोलेटाइल है। क्यों नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि यहाँ यदि कंप्यूटर में बिजली चली भी जाए या अचानक से कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो भी ऐसी स्थिति में यहाँ पर डाटा बना रहता है। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर में आप प्रयोग करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में सेकेंडरी मेमोरी किन किन मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, आपका एसएसडी कार्ड हो गया, ये इन दोनों का मुख्य रूप से आप देखेंगे क्या कि इन्हें सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेन ड्राइव होता है, जो सीडी होता है, डीवीडी होता है, ये भी जो है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सभी है ना, इनका प्रयोग बैकअप के लिए, बैकअप मेमोरी के रूप में इनका प्रयोग होता है। अब यदि मैं आपसे प्रश्न ये पूछता हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी की मुख्य विशेषता क्या है, तो एकदम स्पष्ट है कि इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ही अधिक होगी, और साथ ही प्राइमरी मेमोरी की तुलना में क्या होगी, सस्ती भी होगी। अब यहाँ पर बातें स्पष्ट करूँ, जिसे हमने प्राथमिक मेमोरी पढ़ा था तो हमने देखा था कि कंप्यूटर में क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी को अन्य कई नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी को, जिसे हिंदी में द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है, तो यहाँ पर भी इसे कंप्यूटर के विषय के अंतर्गत में इन्हीं अन्य नामों से भी जाना जाता है, या कंप्यूटर में इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे ब्राह्य मेमोरी, सहायक मेमोरी और बैकिंग स्टोरेज मेमोरी। अंग्रेजी में याद रखेंगे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, साथ में अंग्रेजी में यहाँ तो बातें लिखी हुई, बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। क्योंकि आपके एग्जामिनर के द्वारा हो सकता है कि सेकेंडरी मेमोरी शब्द का प्रयोग ना करके इन शब्दों का प्रयोग कर आपको भ्रमित करने का प्रयास करे, आपके क्या करें, आपके जब एग्जाम का जब पेपर तैयार किया जाएगा तो वहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी शब्द का प्रयोग ना करके इन सारे शब्दों का प्रयोग करके आपको भ्रमित करने का वह प्रयास करें। आइए देखते हैं कुछ और बातें, जैसे सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा बात हम लोग यहाँ पर याद जानने का प्रयास करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मुख्यतः मैंने यहाँ पर इसे 4 भागों में बांटा है। 4 प्रकार के आपको सेकेंडरी मेमोरी देखने को मिलेंगे जो कंप्यूटर में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क, और यहाँ पर आपका हो गया इसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत, फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत ही आपको सभी मिल जाएंगे, जैसे मेमोरी का कार्ड हो गया या मेमोरी का कार्ड हो गया, पेन ड्राइव, ये सभी के सभी फ्लैश मेमोरी। तो मुख्यतः आप देख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी जो है 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी, जिसके अंतर्गत में आपको पेन ड्राइव, मेमोरी का कार्ड वगैरह आता है। यदि मैं बात करूँ मैग्नेटिक टेप के बारे में, तो इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे मैग्नेटिक टेप, यहाँ पे क्या होता है कि प्लास्टिक की रिबन, प्लास्टिक की पट्टी पे क्या किया जाता है, चुंबकीय पदार्थों पर क्या किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है।
वहीं पर मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है कि डिस्क पर, एक गोल्ड डिस्क में क्या किया जाता है, चुंबकीय पदार्थों पर क्या किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है। वहीं पर ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है कि एक ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है कि लेजर की सहायता से डाटा को स्टोर किया जाता है और पढ़ा भी जाता है। बात कि ये जो होंगे, ये जो फ्लैश मेमोरी के उदाहरण है, ये सेमीकंडक्टरों से बने हुए हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कहा जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि डाटा को क्या किया सकता है, बिजली की सहायता से बार बार लिखा और बार बार हटाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। मैग्नेटिक टेप, इस मेमोरी का प्रयोग, देखिए वर्तमान समय में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग कंप्यूटर में नहीं किया जा रहा है। जब प्रारंभ में क्या था, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ और इसका कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सफल बैकिंग स्टोरेज का माध्यम था, सबसे सफल बैकिंग स्टोरेज का माध्यम रहा है। जैसे हम इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है, इसे मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पर क्या है कि इस मेमोरी का प्रयोग सेकेंडरी रूप में, देखिए अभी तो कहा मैंने यहाँ पर बातें क्या लिखी हुई कि सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इसका प्रयोग किया था, पर वर्तमान समय में इसका प्रयोग लगभग बहुत ही कम हो गया है। हाँ, हो सकता है कि बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए बैकिंग स्टोरेज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में यदि आप देखेंगे अन्य सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में यहाँ पर क्या होता है, इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द मैंने लिखा है सिक्वेंशियल मेमोरी, जिसमें डेटा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये एक प्रकार का सिक्वेंशियल मेमोरी है, हिंदी में कहा जाए क्रमानुसार मेमोरी है, जहाँ पर डाटा को आप वांछित डाटा को सीधे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आपको डाटा चाहिए तो एक के बाद एक करके आपको पढ़ना होगा, तब जाके आपको वह डाटा प्राप्त होगा। तो ये एक सिक्वेंशियल मेमोरी का उदाहरण है। बात यदि मैं करूँ तो इसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है, यदि आपसे प्रश्न एग्जामिनर ये प्रश्न बना दे कि बताइए कि मैग्नेटिक टेप का स्टोरेज कैपेसिटी कितना होगा, तो याद क्या रखें, कोई निर्धारित तो नहीं कर रखा गया, तो ये इस दायरे में आता है 100 MB से लेकर 200 GB तक इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी हो सकती है। अब इसमें डेटा एक्सेस बहुत ही स्लो होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एकदम स्पष्ट है कि यहाँ पर डाटा को एक्सेस करना बहुत ही स्लो होता है। कारण क्या है कि यह सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हमको जो वांछित डाटा चाहिए हमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ के ही प्राप्त हो सकता है। इसी कारण से यहाँ पर डाटा को एक्सेस करने का जो डाटा को यहाँ पर से एक्सेस करना डाटा को एक्सेस करने में बहुत ही अधिक समय लगता है। इसी कारण से इस मेमोरी का प्रयोग अधिकतर टाइम कहाँ पर हो रहा है, स्टोरेज क्या करते हैं, बैकअप मेमोरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यदि मैं बात करूं, आज से लगभग 10-15 वर्ष पूर्व आपने देखा होगा कि ये कैसेट आता था, आप देखने गानों का कैसेट आता था, ये था क्या, तो आप पाएंगे क्या अंदर में जो संरचना होती थी ब्लैक कलर का, मैं यहाँ पर इसका चित्र दिखा देता हूँ, इसे देख लीजिए। तो आपने गानों के कैसेट का प्रयोग किया होगा, गाना सुने भी होंगे। तो यहाँ पर आप इससे देख रहे इस संरचना को, ये है आपका प्लास्टिक की पट्टी, जहाँ पर क्या किया गया है, इस पट्टी को मैग्नेट से क्या किया गया, चुंबकीय पदार्थ से लेपन किया गया है, कोटिंग कर रखा गया है। यहीं पर डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब डाटा को यहाँ पर यदि आपको पढ़ना है तो वैसी स्थिति में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक ड्राइव, मैग्नेटिक टेप ड्राइव, तभी जाकर आप डाटा को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं बताना ये चाहता था कि अभी से 10-15 वर्ष पूर्व आप जो गानों का जो टेप देखते थे, ये मैग्नेटिक टेप का ही उदाहरण है, मैग्नेटिक टेप ही होता था। अब यदि मैं बात करूँ इसके बारे में, तो यहाँ पे जो ड्राइव होगा वो क्या होगा, जैसे हम यहाँ बात कर लेते हैं मैग्नेटिक टेप ड्राइव के बारे में, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें 2 रील होते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसे आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें 2 रील होता है। ये जो ड्राइव होता है इसमें 2 रील होता है। एक टेप जो पढ़ने लिखने में प्रयोग होता है, जैसे ये टेप जो है ना, ये जो टेप है ये पढ़ने लिखने में प्रयोग होता है, इसे फाइल रील कहलाता है। तथा दूसरा जो होता है वो क्या होता है, टेकअप रील कहलाता है। बस इतना ही जान लीजिए इसके बारे में। यदि आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ प्रश्न बनाना पड़ेगा तो बस इतना ही प्रश्न बनाएगा कि बताइए कि निम्न में से कौन एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। या आपसे प्रश्न ये बना सकता है कि बताइए कि मैग्नेटिक टेप का स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, कोई निर्धारित तो नहीं है, 100 MB से लेकर 200 GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। आइए बात करते हैं दूसरे प्रकार के सेकेंडरी डिवाइस के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क, पहले इसका चित्र देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका रहा है मैग्नेटिक डिस्क, ये आपका डिस्क हो गया, और ये जो संरचना हो गई, बाहर का जो संरचना आप इसे देख रहे होंगे, ये तो डिस्क हो गया, ये जो संरचना हो गई ये हो गया आपका ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव। अब यहाँ पे क्या क्या आता है, चुंबकीय पदार्थ। यहाँ पर जो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो डिस्क है ना, इसे बनाया जाता है प्लास्टिक से, ठीक है, प्लास्टिक से बनाया जाएगा। या तो फिर इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए प्रयोग किया जाएगा आपका
प्लास्टिक का या धातु का प्रयोग किया जाएगा और ऊपर में क्या किया जाएगा, पतले क्या किया जाएगा, पतले बने क्या किया जाएगा, चुंबकीय पदार्थों से का लेपन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बातें स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि यहीं पर डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा संरचना को देखते हैं। ये क्या हो गया, ये बना हुआ है धातु का, डिस्क में डिस्क बना धातु का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, और इसके ऊपर में क्या किया है, चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता है। यहीं पर डाटा को क्या किया जाता है, इस डिस्क ड्राइव के माध्यम से डाटा को स्टोर किया जाता है और बाद में पढ़ा भी जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिस्क में डाटा स्टोर तो कर दिया गया, पर आपको आवश्यकता पड़ेगी डाटा को लिखने और पढ़ने के लिए एक डिस्क ड्राइव का। और डिस्क ड्राइव में आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि एक रीड राइट, क्या बोलते हैं इसको, रीड राइट हेड होता है। यहाँ पे इसे देख रहे हैं आप, इसे रीड राइट हेड कहा जाता है। अब ये क्या करता है, जो क्या करता है, ये जो रीड राइट हेड है ना, ये क्या कहता है कि डिस्क के चुंबकीय पट्टन में बदलाव कर डिजिटल डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। इसे मैं यदि बात करूँ मैग्नेटिक के उदाहरणों के बारे में, तो जो फ्लॉपी का डिस्क होता है, या मैं बात करूँ हार्ड डिस्क के बारे में या जिप डिस्क के बारे में, तो इसी तकनीक में बनाया गया मेमोरी के डिवाइस होते हैं। आइए एक करके बात करते हैं इसके प्रकारों के बारे में। जैसे यदि मैं बात करूं फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमें क्या जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में बाजार में जो फ्लॉपी का डिस्क उपलब्ध है, वह 3 आकार में अलग अलग संग्रहण क्षमता के साथ में उपलब्ध आपको मिलेंगे। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसकी संरचना पहले अब मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। इसकी संरचना वो दिखता कुछ इस प्रकार से है। तो 3 आकार में आपको बाजार में उपलब्ध मिलेगा, 3 आकार में उपलब्ध मिलेगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, साथ में हम देखेंगे इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी क्या होती है। तो आइए इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। इसे आप देख लिया होगा आपने। तो ये क्या होता है, प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक की क्या होगी, ये संरचना किस प्रकार की होगी, प्लास्टिक की बनी हुई होगी और उसके ऊपर में क्या किया जाएगा, मैग्नेट का कोटिंग किया जाएगा, अर्थात चुंबकीय पदार्थ का लेपन कर दिया जाएगा और यहीं पर डाटा को क्या जाएगा, स्टोर किया जाएगा। अब फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किस रूप में होता है, तो आप पाएंगे क्या, किसी इसका प्रयोग जो फाइल होते हैं ना, उनको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब यदि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँ कि इसकी मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर लिखा है 2.88 MB। अभी इससे आप इसे क्या करें, मैं आपको यहाँ पर इसे 2.88 MB इतना लगभग होता है, 2.88 MB का आपको बाजार में उपलब्ध मिलेगा, पर इसका अधिकतम स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ही होती है। अब यदि मैं बात करूं फ्लॉपी डिस्क के बारे में, इसे मैं आपको हटा देता हूं क्योंकि ये सही नहीं होगा, क्योंकि अब बाजार में जो फ्लॉपी डिस्क उपलब्ध हो रहे हैं वो 3 आकार में ही आपको उपलब्ध होते हुए दिखेंगे और उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो याद क्या रखना है कि यहाँ पर ये 2.88 MB नहीं होगा, अधिकतम जो है 1.44 MB के वाले जो फ्लॉपी डिस्क आपको, इसका अधिकतम जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसका अधिकतम स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB की ही होती है। अब यदि मैं प्रश्न ये पूछूं कि IBM फ्लॉपी डिस्क का निर्माण किसने किया, तो आप कहेंगे IBM क्या है, पूर्ण रूप याद रखेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके द्वारा 1971 में बनाया गया था। किस तकनीक में बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है, प्लास्टिक पर क्या किया गया है, मैग्नेटिक कोटिंग कर रखा गया और यहाँ पर डाटा को स्टोर किया जा रहा है, अर्थात मैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया का प्रयोग करके डाटा को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, फिर बाद में पढ़ा जा रहा है। तो इसका निर्माण किसने किया था, 1971 में IBM कंपनी के द्वारा। IBM क्या है, IBM यदि बात करूँ एक कंपनी है जो अमेरिका में एक अमेरिकी कंपनी है, वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जो उपकरण होते हैं वह बनाती है। अब यहाँ पर आपसे जो एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर से प्रश्न आपके एग्जामिनर के द्वारा बनाया जाता रहा है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे पहले बात कर दूँ तो ये बाजार में जो फ्लॉपी डिस्क आपको उपलब्ध मिलेंगे, आपको 3 आकारों में मिलेंगे। सबसे बड़ा आपको ये 8 इंच का है, ये 5.25 इंच का है और ये आपका यहाँ पर है ये 3.5 इंच का आपको उपलब्ध मिलेगा। और इनकी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। जैसे इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी सबसे प्रारंभ इसी को पहले बनाया गया था 1971 में, इसकी 1 MB, इसकी जो है स्टोरेज की कैपेसिटी ये है 1.2 MB और इसकी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है 1.44 MB। तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम 1.44 MB स्टोरेज कैपेसिटी वाली फ्लॉपी डिस्क बाजार में आपको उपलब्ध मिलेंगे। वर्तमान समय में इसका प्रयोग किसी प्रकार से मतलब कि देखा जाए तो इसका प्रयोग सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किया नहीं जाता है, पर आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर प्रश्न बनाया जाता रहा है, इसी कारण से मैंने आपको यहाँ बताना उचित समझा। अब यदि मैं बात करूँ फ्लॉपी डिस्क के बारे में, तो ये जो मैं बता रहा हूँ 5.25 इंच के बारे में, या ये जो आपका 3.5 इंच वाला है, इसे इसे मिनी फ्लॉपी कहा जाता है और इसे माइक्रो फ्लॉपी कहा जाता है। तो देखिए आपके एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न क्या बनाया गया था, तो प्रश्न ये बनाया गया था कि मिनी फ्लॉपी का
कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। ये प्रश्न बनाया गया था, या प्रश्न ये बनाया गया था कि मिनी फ्लॉपी का कितने आकार में उपलब्ध होती है। तो याद रखेंगे 5.25 इंच की, और माइक्रो फ्लॉपी बस इतना याद रखें 3.5 इंच के आकार में उपलब्ध होती है, और इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी 1.44 MB होती है। इसे मैं आपको यहाँ पर इसे ठीक कर देता हूँ, 1.2 MB। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार के स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क पर जो दूसरे प्रकार का जो स्टोरेज डिवाइस बनाया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। हार्ड डिस्क एकदम स्पष्ट है कि हार्ड डिस्क की दिखता किस प्रकार है, आप यहाँ पर इसे देख सकेंगे। यहाँ पर डिस्क पे क्या किया गया है, चुंबकीय पदार्थ का लेपन ऊपर में करा रखा गया है। यहीं पर डाटा को क्या किया था, स्टोर किया था। पर इसका डाटा को स्टोर आप पढ़ा किसके माध्यम से जाता है, तो आप पाएंगे क्या, इस ड्राइव की सहायता से। आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होंगे सभी के सभी क्या होंगे, नॉन वॉलेटाइल होंगे, अर्थात स्थायी होंगे। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। पर अब हार्ड डिस्क के बारे में कुछ बातें जैसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हार्ड डिस्क एकदम स्पष्ट है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सामान्य कंप्यूटर में आप देखेंगे, पर्सनल कंप्यूटर में सामान्य रूप से इसी का प्रयोग किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। और ये आपको क्या करता है, कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए क्या करता है, स्थान उपलब्ध करवाता है। वैसे आपको मैं बता दूं कि बाजार में 200 GB से 20 टेराबाइट तक के हार्ड डिस्क आपको उपलब्ध मिलेंगे। इसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जा सकता है। तो न्यूनतम 200 GB और अधिकतम जो है 20 टेराबाइट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। अब यहाँ पर हम हार्ड डिस्क के बारे में देखने का प्रयास करते हैं कि हार्ड डिस्क में हमारा किस प्रकार का डाटा को स्टोर हम करते हैं। तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर मीडिया जो मीडिया होता है, जो ऑडियो वीडियो होते हैं, ये जो फाइल होते हैं, जो फोटो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, वे सभी के सभी हार्ड डिस्क में ही परमानेंटली स्टोर किया जाता है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के पास इतना स्टोरेज कैपेसिटी होता नहीं है। और वहाँ पर भी क्या देखा था हमने कि वहाँ वो जो सारी प्राइमरी मेमोरी होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसलिए इसका मतलब ये है कि वहाँ पर डाटा को स्थायी तौर पर हम लोग स्टोर कर नहीं सकते हैं। अब इसी कारण से क्या होता है कि इसका प्रयोग किया जा रहा है, और ये हमें क्या उपलब्ध करवाता है, बड़ी मात्रा में स्थान, जहाँ पर हम डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूँ आगे इसके बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है कि डाटा को स्टोर किसके माध्यम से किया जाएगा। तो आप पाएंगे क्या, डाटा को किसके माध्यम से स्टोर किया जाएगा, तो इसके माध्यम से स्टोर किया जाएगा। आप इसे देख पा रहे होंगे, ये जो आपका डिस्क ड्राइव है और ये जो है रीड राइट हेड है, इसके माध्यम से क्या होगा, ये क्या करेगा, चुंबकीय पदार्थों को क्या करेगा, पैटर्न पे बदलाव करके डाटा को स्टोर कर देगा। आइए बात करते हैं कुछ बातें, जैसे यहाँ पर ये बातें लिखी हुई जो मैंने आपको बताया है, रीड राइट हेड का प्रयोग करके क्या कहता है, डाटा को स्टोर किया जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है आपका कि कितने स्टोरेज कैपेसिटी के हार्ड डिस्क बाजार में उपलब्ध है। तो याद रखना है 200 GB से लगभग ऐसे 20 टेराबाइट तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है, कंप्यूटर में इसे सी ड्राइव कहा जाता है, सी ड्राइव नाम दिया गया है, इसे सी ड्राइव नाम दिया गया है। और यहाँ पर कुछ बातें नोट डाउन करके लिखी है जो आपके एग्जामिनर के द्वारा पिछले एग्जाम में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए डिस्क को ट्रैक होता है, ये जो डिस्क होता है ना, इसको ट्रैक में और सेक्टर में विभाजित किया जाता है, और इसे पूर्ण रूप में इसे क्या कहा जाता है, इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनाया गया था, निम्न में से किसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो याद करके कि जो डिस्क होता है उसे ट्रैकों में सेक्टर में विभाजित किया था, और इसी को क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग। और ये जो डिस्क है ना, ये घूमता है ना, ये डिस्क क्या करता है, घूमता है। इसकी स्पीड, जो घूमने की जो स्पीड है ना, इसे RPM में मापा जाता है, अर्थात रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आपके एग्जामिनर के द्वारा यह प्रश्न बनाया गया था कि हार्ड डिस्क में जो डिस्क होता है उसकी स्पीड, जो गति होती है, वो किस में मापा जाता है। तो याद रखेंगे RPM। आपको वहाँ पर पूर्ण रूप नहीं देगा, आपको शॉर्ट फॉर्म में देगा, और आपसे प्रश्न ये दिया जाएगा। तो पूर्ण रूप याद रखेंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट। अब मैं आपको यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि एक प्रश्न यहाँ पर है कि कंप्यूटर या लैपटॉप में ड्राइव का नाम C से ही शुरू क्यों होता है। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर आप खोलेंगे और उसके जब मेमोरी के सेक्शन में जाएंगे तो आपको कई सारे ड्राइव देखने को वहाँ पर मिलेंगे। और ड्राइव क्या होता है, तो कंप्यूटर के अंतर्गत में ये आपको मेमोरी के जो स्थान होते हैं, या मेमोरी के जो डिवाइस जो लगाए गए होते हैं, वो इसको संदर्भित करता है। तो मैं प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि कंप्यूटर में
क्या होता है कि जो ड्राइव का नाम सी से शुरू क्यों होता है, या मैं ये प्रश्न ये पूछ सकता हूँ कि बताइए ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी प्रकार का विंडो का जो सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल किया जाता है तो सी ड्राइव में ही इंस्टॉल क्यों होता है। तो मैं आपको स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर के अंतर्गत में मेमोरी का जो सेक्शन है, वहाँ पर जो ए ड्राइव और जो बी ड्राइव होता है ना, ये दोनों ड्राइव जो होते हैं ये किसके लिए रिजर्व होता है, फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व किया गया है। जैसे ये मिनी फ्लॉपी के लिए रिजर्व है और ये माइक्रो फ्लॉपी के लिए रिजर्व है। और इसी कारण से क्या हुआ है, यही कारण है कि जो सी ड्राइव था ना उसे हार्ड डिस्क को दे दिया गया, हार्ड डिस्क को दे दिया गया। और जब भी आप क्या होता है कंप्यूटर में विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो वह हमेशा सी ड्राइव में ही क्या होता है, इंस्टॉल होता है। वैसे ड्राइव क्या है, तो ड्राइव साधारण समय में बताना चाहूँ तो ड्राइव क्या है, मेमोरी के जो डिवाइस कंप्यूटर में लगाए जाते हैं उन्हीं डिवाइसेस को क्या होता है आपका जो ड्राइव है शो ऑफ करता है। इसकी संख्या कितनी भी हो सकती है, आप अलग अलग प्रकार के सेकेंडरी मेमोरी लगा करके लगाते चले जाएंगे और इन ड्राइव की संख्या ड्राइव की जो संख्या है वह बढ़ती चलती जाएगी। आइए हम बात करते हैं एसएसडी कार्ड के बारे में, जो कि वर्तमान समय में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में आप पाएंगे क्या कि हार्ड डिस्क के स्थान पर इसका प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है। इसका पूर्ण रूप याद रखेंगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव है क्या, एक प्रकार की मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसका निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर बिजली की सहायता से डाटा को लिखा और हटाया जा सकता है। आप पाएंगे क्या कि इसका प्रयोग क्यों हो रहा है हार्ड डिस्क के स्थान पर, तो इसके पीछे मुख्य कारण है कि इसमें किसी प्रकार का मूविंग पार्ट नहीं होता या स्पिनिंग डिस्क नहीं होता, किसकी तुलना में, हार्ड डिस्क की तुलना में, जिस कारण से इसके खराब होने की संभावना बहुत ही कम होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहूँ, हार्ड डिस्क की स्थिति आपने देखा होगा कि हार्ड डिस्क में क्या होता है कि एक डिस्क होता है, ये डिस्क होता है, यहाँ पर एक डिस्क ड्राइव होता है। आप पाएंगे क्या कि ये क्या करता है, घूमता है। इसके मध्य में आप पाएंगे क्या बहुत छोटे छोटे स्थान खाली रह जाते हैं। यदि बाहर से धूल का एक छोटा सा कण भी यहाँ पर आ जाए तो वैसी स्थिति में इस डिस्क को प्रभावित करके इसे खराब कर सकता है। लेकिन हमने देखा एसएसडी कार्ड ये पूर्ण रूप से क्या है, सॉलिड स्टेट में है, जिस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर इसकी खराब होने की संभावना कम होती है। और साथ ही एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है और इससे स्थिति ये अच्छी हो जाती है कि इसकी डाटा मैंने कहा जाता है कि सीपीयू को डाटा उपलब्ध कराने की जो गति होती है इससे ज़्यादा होती है। ये भी एक कारण था कि इसका जो प्रयोग है ना एसएसडी कार्ड का प्रयोग जो है अब प्रचलन में बढ़ रहा है कंप्यूटर में। यदि मैं आपको एसएसडी कार्ड दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं, ये है आपका एसएसडी कार्ड। एक सामान्य प्रकार का जो आपको मेमोरी का कार्ड होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। आकार में बड़े होते हैं, मेमोरी कार्ड की तुलना में बड़े होते हैं, पर उसी तकनीक में बनाया गया एक स्टोरेज डिवाइस है। जैसे इसे ना फ्लैश ड्राइव कहते हैं, हम फ्लैश मेमोरी के बारे में भी जानेंगे। फ्लैश मेमोरी का एक उदाहरण है ये, हम इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास करते हैं। अभी तो हमने हार्ड डिस्क को देखा कि 200 GB से लेके 20 टेराबाइट इतनी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है हार्ड डिस्क की। इनमें से इसका प्रयोग न्यूनतम कितना 200 GB और अधिकतम कितना 20 टेराबाइट, ये हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पर देखिए, इस मामले में जानते हैं आपका जो एसएसडी कार्ड है वह ज़्यादा आपको विकल्प उपलब्ध करवाता है। जैसे आप पाएंगे क्या कि इसकी न्यूनतम जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वह 128 GB की होती है और अधिकतम जो होता है 30.72 टेराबाइट तक हो सकती है। अर्थात इस प्रकार के मेमोरी का प्रयोग आप कर सकते हैं बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए। तो स्पष्ट हो गया होगा कि हार्ड डिस्क के स्थान पर इसका प्रयोग क्यों बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फ्लैश। देखिए, फ्लैश मेमोरी के बारे में हम आगे बात करेंगे। फ्लैश मेमोरी को मैं आपको स्पष्ट करूंगा क्योंकि ये जो फ्लैश मेमोरी होते हैं ना, इससे कई उदाहरण है। पेन ड्राइव जो हो गया, एसएसडी जो कार्ड होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है, जो मेमोरी होती है, या मेमोरी का जो कार्ड होता है, वो सभी के सभी फ्लैश मेमोरी ही है। हम उसके बारे में आगे देखते हैं। उसके पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क दिखता कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ऑप्टिकल डिस्क है। अब ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो प्लास्टिक का बना हुआ, पर यहाँ पर क्या किया गया है,
एल्युमिनियम का कोटिंग किया गया है, एल्युमिनियम का पतली परत चढ़ा दी गई है। क्यों इनकी सतह पर एल्युमिनियम परत क्यों चढ़ाई गई? ताकि प्रकाश को यह परिवर्तित कर सके। इसके यहाँ पर इसको हम देखते हैं, इसे पढ़ते हैं हमें ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट से बना एक गोल डिस्क है जिसकी सतह को प्रकाश परिवर्तित करने के लिए एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। देख रहे होंगे क्यों किया गया, एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ा दी गई है। क्यों? क्योंकि प्रकाश को यह परिवर्तित कर सके। अब ऑप्टिकल डिस्क पे क्या होता है, डाटा को लिखने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। अब इसी कारण से इसे लेजर डिस्क भी कहा जाता है। अब ऑप्टिकल डिस्क के बारे में कुछ बातें हम जानते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को बिट्स और लैंड में स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क का मैं आपको फिर से दिखाऊं, यहाँ पे जो ऑप्टिकल डिस्क है ना, यहाँ पर डाटा क्या किया जाता है, बिट्स में या लैंड्स में स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बिट्स किसे कहा जाता है, लैंड्स क्या होता है, इसे हम देखते हैं। देखिए क्या होता है, डिस्क पर डाटा लिखने के लिए जो हाई कैपेसिटी वाले जो लेजर बीम होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, डिस्क की सतह पे क्या होता है कि छोटे छोटे गड्ढे बन जाता है। इन गड्ढों को क्या कहा जाता है, इन गड्ढों को कहा जाता है कि ये पिट्स है। और इन गड्ढों के मध्य में जो स्थान खाली रह जाता है इसे कहा जाता है, ये क्या है, लैंड्स है। तो बस इतना ही याद रखिए कि ऑप्टिकल डिस्क में जो डाटा को पिट्स और लैंड्स में स्टोर किया जाता है। पिट्स क्या है, पिट्स में क्या होता है कि जब लेजर बीम, ऑप्टिकल डिस्क में जब लेजर बीम से प्रहार किया जाता है तो वहाँ छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, ये पिट्स कहलाते हैं। और दो पिट्स के मध्य में जो खाली स्थान होता है उसे लैंड्स कहा जाता है। और इन्हीं लैंड्स में क्या होता है, इन पिट्स का निर्माण किया करके क्या किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है। अब यदि आपको उदाहरण के तौर पे इस तकनीक पे बनाए गए कौन कौन से मेमोरी के डिवाइसेस है वो आप देखिए। जैसे सीडी हो गया, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क, ये सभी के सभी ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। आइए एक करके बात करते हैं। हम स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर बात ना करके हम इसके जो ऑप्टिकल डिस्क जो होते हैं जैसे सीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क, यहाँ पर इसके स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं सीडी। क्या है सीडी? एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है और तकनीक के आधार पर, या हम कह सकते हैं व्यवहार के आधार पर व्यवहार के आधार पर सीडी तीन प्रकार के होते हैं। सीडी जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन है? सीडी रोम, सीडी आर और सीडी RW। आइए एक करके हम लोग देखते हैं इसके बारे में। सीडी रोम में क्या होगा, डाटा क्या होगा, निर्माता द्वारा फैक्ट्री में ही स्टोर कर दिया जाता है जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। सीडी रोम से डाटा को बार बार रीड किया जा सकता पर नया डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। अब याद क्या रखना आपको, इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी होती है, 640। मैं आपको फिर से स्पेड कर दूँ। जब इस सीडी का निर्माण किया जाएगा ना, उसी समय क्या होगा, आपके निर्माता कंपनी के द्वारा डाटा को क्या किया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। अब उसके बाद इस यहाँ पर जो डाटा होगा उसमें बदलाव नहीं किया। आपके कंप्यूटर क्या कर सकता है, इस डाटा को पढ़ तो सकता है लेकिन इसमें बदलाव नहीं कर सकता। आइए हम दूसरे प्रकार के सीडी के बारे में बात करते हैं और ये है आपका सीडी आर, रिकॉर्डेबल। ये सीडी रोम की तुलना में अलग कैसा है, एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क है और ये भी एक मेमोरी है, डाटा को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ये क्या है, स्थितियाँ क्या है, मैं आपको स्पष्ट करना है। रोम में क्या था, निर्माण जब हुआ तभी डाटा स्टोर कर दिया गया, अब आपका कंप्यूटर में कोई बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप चाहते हैं कि एक सीडी का प्रयोग करें डाटा को स्टोर करने के लिए। तो आप जब बाजार में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर स्पेसिफिक बताना होगा। बताना क्या होगा कि मुझे सीडी आर चाहिए। सीडी आर मतलब रिकॉर्डेबल, तभी जाकर के आपको यह वह सीडी उपलब्ध करवाएगा। क्योंकि सीडी मुख्यतः तीन प्रकार के आते हैं, एक तो सीडी RW, सीडी आर, एक सीडी रोम। तो आपको डाटा को स्टोर करना लेकिन केवल एक बार, तो वैसे स्थिति में आप क्या डिमांड करेंगे, आप करेंगे सीडी आर। तो यहाँ पर क्या होता है, निर्माता कंपनी के द्वारा कोई भी डाटा स्टोर नहीं किया जाता, ये एकदम खाली स्पेस होता है। आप बाजार में जाएंगे और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा डाटा है जिसको एक बार स्टोर कर सके हम, तो वैसे स्थिति आप सीडी आर दुकानदार से मांगेंगे, आपको वह दे देगा। अब यहाँ पर स्थितियाँ क्या आती है हम उसे देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, है तो ऑप्टिकल डिस्क। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक ड्राइव का अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क, रिकॉर्डेबल ड्राइव का प्रयोग करके क्या किया जाएगा की सहायता से क्या होता है, कंप्यूटर से इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। डाटा को क्या किया सकता है, इसमें स्टोर किया जा सकता है। लेकिन इसे केवल ना, डाटा को केवल एक बार स्टोर किया जा सकता है और उसके बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, डाटा को मिटाया नहीं जा सकता। अब यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है, रोम। रोम क्यों, राइट वंस रीड मैनी डिस्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक बार ही डाटा को एक यूजर लिख सकता है, अर्थात आप एक ही बार इसमें डाटा को लिख सकते हैं लेकिन आप बार बार डाटा को पढ़ सकते हैं। इसी कारण से इसी डिस्क को रोम कहा जाता है, अर्थात राइट वंस रीड मैनी।
यहाँ पर लिखा हुआ एक बार जो डाटा लिख दिया गया उसमें किसी प्रकार से उसको बदला नहीं जा सकता। जबकि हम CDRW को देखें तो यहाँ पर इसका पूर्ण रूप याद रखेंगे री रीडेबल। वैसे इसका पूर्ण रूप यहाँ पर याद रखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है और इसका है CD री रीडेबल। इसका तात्पर्य यह पता है क्या कि ये एक ऐसा डिस्क है ना जहाँ पर डाटा को बार बार लिखा जा सकता है, बार बार हटाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है स्थिति में, यहाँ पर क्या होता है, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर इस प्रकार के जो डिस्क होते हैं, CD के जो डिस्क होते हैं ना, इनमें डाटा को बार बार लिखा और बार बार पढ़ा जा सकता है। सही है, मतलब बार बार लिख लिया, पढ़ लिया, फिर हटा दीजिए, फिर क्या कैसे कीजिए, फिर आप इसका फिर से क्या कीजिए, नए डाटा को स्टोर कर दिए, फिर पुराने डाटा को हटा दीजिए, नए डाटा को स्टोर कर दीजिए और इस प्रकार इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। अब यदि मैं स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बताऊं तो मैंने आपको बताया स्टोरेज कैपेसिटी, तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी होता है लगभग 640 MB ही होता है और इसी आकार में आपको बाजार में ये सारे उपलब्ध मिलेंगे। CD क्या है, एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस। मैं इसे संक्षिप्त करता हूँ आपके लिए। CD क्या है, एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है। 3 प्रकार के होते हैं, CD-ROM, CD-R और CD-RW। CD-ROM क्या था, निर्माण जब हुआ डाटा स्टोर कर दिया गया और अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, केवल आप कंप्यूटर से पढ़ सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, एक तो समान CD यदि मैं बात करूँ इस CD के बारे में तो कितनी हो सकती है, 640 MB हो सकती है। दूसरा क्या है, CD-R। यहाँ पर क्या होगा कि एक रिकॉर्डेबल है, अर्थात रिकॉर्डेबल CD है, स्पेस खाली रहता है, कंपनी जब इसका निर्माण करती है तो स्पेस खाली छोड़ देती है और आप क्या कर सकते हैं, बाजार गए, वहाँ पर आप चाहते हैं कि एक CD में क्या करें, डाटा को स्टोर करें, तो वैसे इसमें हम CD खरीद के लाएंगे। कौन सा CD, CD-R। वहाँ पर डाटा को स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर डाटा को आप बदल नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं, पर लिख केवल एक ही बार सकते हैं। इसी कारण से रोम कहा जाता है। CD-RW री रीडेबल है, अर्थात यहाँ पर डाटा को बार बार लिखा जा सकता है, बार बार हटाया जा सकता है ना, तो कई बार पढ़ा जा सकता है, कई बार हटाया जा सकता है, कई बार लिखा जा सकता है। तो ये सारी थी CD के प्रकारों के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क, ये आपका रहा DVD। वैसे DVD के बारे में आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे हमने अभी CD के बारे में देखा तो CD-R हो गया, CD-ROM हो गया, CD-R हो गया और एक आपका हो गया अंतिम में CD-RW। तो CD-RW को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी अभी जितने भी मैंने CD-ROM के बारे में बताया, CD-ROM के बारे में आपको मैंने बताया, CD-ROM के बारे में मैंने आपको बताया, CD-R के बारे में बताया और DVD और ब्लू रे डिस्क। यहाँ पर क्या होता है पता, यहाँ पर निर्माता कंपनी के द्वारा क्या होता है, डाटा को एक बार स्टोर कर दिया गया तो आपका कंप्यूटर केवल इसको पढ़ सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। केवल अपवाद स्वरूप याद रखेंगे CD री रीडेबल जो होता है वहाँ पर डाटा को कितनी बार भी लिखा जा सकता है, कितनी बार भी हटाया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं DVD के बारे में। ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल में। आइए बात करते हैं दूसरे प्रकार के ऑप्टिकल डिस्क के बारे में और वो है आपका DVD। DVD का आपका फुल फॉर्म पूछ सकता है तो याद रखेंगे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क ही है जहां पर क्या होता है, बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसके चित्र को आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ दिखता इस प्रकार से था। तो जो DVD होता है वह CD की तुलना में अलग किस प्रकार से होता है या इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, हम उसे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखेंगे क्या कि जो DVD होता है ना, कुछ जो हमने भी पढ़ा जो ऑप्टिकल डिस्क CD के बारे में, CD-ROM की तरह यह होता है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जब इसका निर्माण किया जाता है निर्माता कंपनी के द्वारा तभी ही डाटा यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है और उसके बाद क्या हो सकता है, इसके डाटा में इस डाटा को आपके कंप्यूटर के द्वारा बदला नहीं जा सकता, हाँ लेकिन कई बार इसे पढ़ा जा सकता है। आप पाएंगे क्या कि हमें देखा CD में क्या था स्थिति कि डाटा को केवल एक सतह पर स्टोर किया जा रहा था, वो भी केवल एक लेयर में। जबकि DVD में क्या होता है कि सामने की सतह और पीछे की सतह, इन दोनों सतहों पे क्या होता है कि डाटा को स्टोर किया जा सकता है, वो भी दो लेयरों में। और इस प्रकार आप देखेंगे कि CD की तुलना में DVD में बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। आप यहाँ पर पाएंगे क्या, जैसे मैं आपको यहाँ इसका चित्र दिखाना चाहूँ और यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूँ तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये CD आपका है और यहाँ जो इसका ऊपर जो सामने का जो सतह है यहाँ पर इसके 2 लेयर में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। प्रत्येक लेयर में इतने GB डाटा को स्टोर किया जा सकता है और 2 लेयर में इतने GB को 8.5 और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि हम दोनों सतह का प्रयोग करते हैं तो एक DVD में लगभग 17 GB
डाटा को स्टोर किया जा सकता, अधिकतम 17 GB डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो आपसे यदि एग्जामिनर के द्वारा यह प्रश्न बनाया जाता है कि बनाया जाए कि डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है अधिकतम, तो याद रखेंगे 17 GB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। पर केवल यह बात पूछे कि बताइए कि डीवीडी में यदि मैं एक लेयर में डाटा को स्टोर किया जाता है तो अधिकतम कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है, तो 4.7 GB, और 2 लेयर में जैसे मैंने आपको बताया 8.5 GB, और यदि मैं दोनों सतहों पर 2 लेयर में डाटा को स्टोर करता हूँ तो अधिकतम हम कितना कर सकते हैं, 17 GB हम डाटा को स्टोर यहाँ पे कर सकते हैं। पर साथ में अब मैं फिर से यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि जब इसका निर्माण हुआ तो निर्माता कंपनी के द्वारा ही क्या किया गया है, डाटा को क्या किया गया, स्टोर कर दिया जाता है और उसके बाद इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। आगे बात करते हैं डीवीडी के बारे में, कुछ अन्य चीज़ों को भी जानते हैं। जैसे अब इसका उपयोग होता कहाँ है, तो इसका मुख्य उपयोग आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना वीडियो होते हैं, अब बड़ी मात्रा में जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे अधिकतम देखा गया है कि डीवीडी का प्रयोग जो है ना वीडियो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर जो ऑडियो और वीडियो को यहाँ पर स्टोर करने के लिए किया जाएगा इसका उपयोग। पर यहाँ पर याद क्या रखें कि जो वीडियो होगा उस डाटा को स्टोर करने के लिए जानते हैं इस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाएगा, MPEG फॉर्मेट का। MPEG फॉर्मेट क्या है, इसका पूर्ण रूप याद रखेंगे, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इस फॉर्मेट में क्या होगा, वीडियो को इसमें स्टोर किया जाता है अर्थात डीवीडी में स्टोर किया जाता है। आइए हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, और ये है आपका ब्लू रे डिस्क। यदि मैं बात करूँ CD या DVD की तुलना में इसकी जो ये जो ऑप्टिकल डिस्क है इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। अब इसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है, तो आप पाएंगे कि जो मल्टीमीडिया है ना, जो मल्टीमीडिया को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अब किया जाने लगा है। अभी तक हमने क्या देखा कि CD और DVD यहाँ पर क्या हुआ था कि डाटा को स्टोर करने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर भी डाटा को लेजर के द्वारा ही स्टोर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार के लेजर का प्रयोग किया जाता है, ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। जबकि CD या DVD में किसका, रेड लेजर का यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, साथ में पढ़ने के लिए भी। तो अब यही कारण था कि यहाँ पर डाटा को पढ़ने या लिखने के लिए क्या हुआ, ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया गया। इसी कारण से ब्लू रे डिस्क को आप देखेंगे तो ब्लू रे डिस्क को ये नाम पड़ा है ब्लू रे। इसका नाम, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर डाटा को स्टोर करने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से इसे ब्लू रे डिस्क कहा जाता है। इसके चित्र को आप देख सकते हैं, वो कुछ ब्लूइश आपको ब्लू कलर में देखने को मिलेगा। अब यदि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू रे डिस्क, तो यहाँ पर केवल एक सतह पर ही डाटा को स्टोर किया जा सकता है। CD या ब्लू रे डिस्क यहाँ पर केवल एक सतह पर ही डाटा को स्टोर किया जा सकता है। जबकि DVD में क्या था, दोनों सतहों पर डाटा को क्या दोनों सतह मतलब आगे और पीछे, सामने और पीछे की जो सतह होती है वहाँ पर डाटा को स्टोर किया जा सकता था 2 लेयर में। पर CD और DVD में क्या स्थिति है कि केवल सामने की सतह पर ही डाटा को स्टोर किया जाएगा। जैसे मैंने CD के बारे में आपको बताया था, वहाँ केवल एक लेयर में ही डाटा को स्टोर किया जा सकता है। जबकि DVD में क्या होगा, दोनों सतहों पर 2 लेयर में, और ब्लू रे डिस्क में क्या होगा, केवल एक सतह में ही डाटा को स्टोर किया जाएगा, लेकिन 2 लेयर में यहाँ पर डाटा को स्टोर संभव है। तो आप पाएंगे क्या कि इसकी एक लेयर में ही ना आपको 25 GB तक आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। और दूसरे लेयर में 25 GB। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक सतह में 2 लेयर में यदि डाटा को स्टोर किया जाए ब्लू रे डिस्क में, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 50 GB तक इसकी अधिकतम स्टोरेज कैपेसिटी होती है। न्यूनतम आप मान सकते हैं 1 MB से लेके 50 GB तक इस ब्लू रे डिस्क में डाटा को स्टोर किया जाता है। वैसे मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर ये भी जो है ये पूरी तरह का CD-ROM पर आधारित एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है, जहाँ पर क्या होता है, निर्माता कंपनी के द्वारा ही यहाँ पर क्या होता है, डाटा को स्टोर कर दिया जाता है, और उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है केवल इसे पढ़ सकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अब यदि बात किया जाए जो ब्लू रे डिस्क है, एकदम समान देखा जाए तो समान रूप से यह CD या DVD की तरह ही दिखता है। और यहाँ पर आप पाएंगे क्या कि ये ना हाई डेफिनेशन वाले जो वीडियो होते हैं उसको सपोर्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पर जो उच्च गुणवत्ता वाले क्वालिटी वाले जो वीडियो होते हैं ना, उनको स्टोरेज में किया जाता है। जैसे मैंने आपको इसके स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बताया, तो इसकी भंडारण क्षमता 25 GB सिंगल लेयर में और 50 GB डबल लेयर में
हो सकती है, पर केवल एक सतह पर ही 2 लेयर में डाटा को स्टोर किया जा सकता है, जबकि डीवीडी में दोनों सतहों पर 2-2 लेयरों में टोटल 4 लेयर में डाटा को स्टोर किया जा सकता है और सीडी में केवल एक सतह पर केवल सिंगल लेयर में ही डाटा को स्टोर किया जाएगा। आइए देखते हैं ब्लू रे डिस्क के बारे में कुछ अन्य बातों को। जैसे मैंने आपको जो बताया, यहाँ पर मुख्य रूप से इसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है ब्लू रे डिस्क का प्रयोग, तो आप पाएंगे क्या, हाई डेफिनेशन वाली जो वीडियो होते हैं, जो वीडियो गेम होते हैं या कुछ अन्य प्रकार के जो डाटा होता है उनको संग्रहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे हमने एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का या तो फिर इसका प्रयोग किया जा रहा है। वैसे इसका प्रचलन का प्रयोग जो प्रचलन है बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इसकी तुलना में इसकी जो गति है और साथ में यदि देखा जाए इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी भी बहुत अधिक हो जाती है हार्ड डिस्क की तुलना में, और कोई भी मूविंग पार्ट ना होने की वजह से ये खराब होने की संभावना कम होती है। इसी कारण से अब क्या है कि सामान्य कंप्यूटर में अब क्या है कि हार्ड डिस्क के स्थान पर एसएसडी कार्ड का प्रयोग का प्रचलन बढ़ रहा है। आप जब भी एक पर्सनल कंप्यूटर लेने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि यहाँ पर एसएसडी का प्रयोग किया गया है सेकेंडरी मेमोरी के लिए, सेकेंडरी मेमोरी में एसएसडी कार्ड का लगाया गया है। और यदि आप चाहेंगे तो आपको वहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा कि आप सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क के स्थान पर क्या करें, एसएसडी कार्ड का ही प्रयोग करें। आइए हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस के बारे में। पहले तो हम समझ लेते हैं यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। यूएसबी स्टोरेज डिवाइस ये किस प्रकार का डिवाइस है, तो याद रखें, मैंने जब आपको यूएसबी पोर्ट पढ़ाया था तो मैंने यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट करने का आपको प्रयास किया था। आप जब कंप्यूटर के कैबिनेट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे पोर्ट, यहाँ पर 1-2 पोर्ट देखने को मिलेंगे, इसके पीछे में आपको कई सारे पोर्ट मिलेंगे देखने को, छोटे छोटे पोर्ट बने हुए होते हैं, इन्हीं कहा जाता है यूएसबी पोर्ट। और आप पाएंगे क्या, यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर में एक ऐसी संरचना है जिसके माध्यम से क्या होता है, जो यूएसबी स्टोरेज डिवाइस है उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब जब इस पोर्ट के माध्यम से किसी भी मेमोरी को जोड़ा जाता है तो वह जो मेमोरी होती है ना, वो क्या होते हैं, सीधे सीपीयू के संपर्क में आ जाती है। इससे क्या होगा कि सीपीयू इन स्टोरेज डिवाइस को में क्या होगा, संग्रहित डाटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। वैसे याद क्या रखें, पेन ड्राइव जो है ना, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस का एक अच्छा उदाहरण है। आप क्या करें, यूएसबी के पोर्ट का प्रयोग करके इस पेन ड्राइव को, इस पोर्ट का प्रयोग करके आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। और आप पाएंगे क्या कि जैसे ही इस पोर्ट में यदि पेन ड्राइव को लगाया जाएगा, वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपका पेन ड्राइव जो है कंप्यूटर के साथ जुड़ जाएगा, और वहाँ पर जब मेमोरी का जो ड्राइव होता है वहाँ पर आपका पेन ड्राइव को कुछ ड्राइव के द्वारा ई ड्राइव के द्वारा वहाँ प्रदर्शित किया जाने लगेगा। अब कंप्यूटर क्या कर सकता है, यहाँ जो भी डाटा होगा उसे एक्सेस कर सकता है, नए डाटा को यहाँ स्टोर कर सकता है, डाटा को डिलीट किया जा सकता है, मतलब कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूएसबी स्टोरेज डिवाइस समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस के, जिसमें हम पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के बारे में मुख्यतः बात करेंगे। पर उसके पूर्व हमें यह जानना आवश्यक हो जाएगा कि फ्लैश मेमोरी है क्या। फ्लैश मेमोरी क्या है, तो फ्लैश जो मेमोरी होते हैं, पहले तो उदाहरण याद रखेंगे, जितने जो पेन कार्ड होते हैं, जो मेमोरी के कार्ड होते हैं, या एसएसडी कार्ड में यदि बात करूँ, ये सभी फ्लैश मेमोरी ही होते हैं। अब इन्हीं फ्लैश मेमोरी कहने के पीछे कारण क्या है, पहला तो याद क्या रखें कि ये जितनी मेमोरी है ना, ये जो फ्लैश मेमोरी होते हैं ना, इन्हें बनाया जाता है सेमीकंडक्टरों से, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर बिजली के माध्यम से क्या हो सकता है, डाटा को लिखा और क्या किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, कितनी बार उदाहरण में याद रखेंगे ये सारे उदाहरण। वैसे यहाँ कुछ बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे ये एक ईईपी रोम का एक उदाहरण है, और इसका तात्पर्य ये है, ईईपी रोम का उदाहरण है क्योंकि हमने वहाँ पर जब रोम को पढ़ा था जब, तो हमने देखा था कि रोम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और चौथा इसका जो प्रकार था वो था ईईपी रोम, अर्थात इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अर्थात ये था एक सेमीकंडक्टर मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी था, जहाँ पर डाटा को बिजली की सहायता से, हाई वोल्टेज बिजली की सहायता से डाटा को लिखा और कितनी बार लिखा जा सकता था, हटाया जा सकता था। जो फ्लैश मेमोरी है एक प्रकार का ईईपी रोम का एक उदाहरण है। साथ में यदि मैं आपको यहाँ बताना कुछ बात चाहूँ तो फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत में जितने भी एसएसडी का जो पेन ड्राइव होते हैं, जो मेमोरी का कार्ड होता है, जो एसडी कार्ड, ये सभी उदाहरण होते हैं फ्लैश मेमोरी के बारे में, फ्लैश मेमोरी के। आइए हम बात कर लेते हैं पेन ड्राइव के बारे में। पेन ड्राइव क्या है, एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी है, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। साथ में बना हुआ सेमीकंडक्टर से होगा, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है,
अब यहाँ पर जिसे क्या है ना, लगाओ और खेलो डिवाइस की तरह यूएसबी पोर्ट में लगाकर डाटा संग्रहित, परिवर्तित या पढ़ा जा सकता है। लगाओ और खेलो का तात्पर्य क्या हुआ? प्लग एंड प्ले। आप क्या कर सकते हैं कि यूएसबी पोर्ट का प्रयोग करके इसे आप लगा सकते हैं। ये जैसे ही आप यूएसबी पोर्ट के साथ इसे जोड़ेंगे या कंप्यूटर के संपर्क में आ जाएगा, और उसके बाद कंप्यूटर जो सीपीयू होगा, इसके यहाँ पर जो डाटा होगा उसको एक्सेस कर लेगा और उसमें क्या कर सकता है, उसे पढ़ सकता है, उसे में परिवर्तित कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है। मतलब कई रूप में उसमें उसे बदलाव लाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ईईपी का एक रूप है, जाहिर सी बात है। अभी हमने देखा फ्लैश मेमोरी क्या है, ये मतलब जो रोम का जो चौथा प्रकार था वह उसका रूप है। यह एक स्थायी, देखिए मैंने आपको बताया था, स्पष्ट बताया था कि जितने भी सेकेंडरी मेमोरी होंगे स्थायी होंगे। क्या होंगे? स्थायी होंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे। तो इसे आप पहले से ही जानते हैं स्थायी का तात्पर्य क्या होता है। बात करते हैं कि स्टोरेज की कैपेसिटी। क्या आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ प्रश्न बनाने की संभावना है कि पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो याद बस इतना रखें कि जो बाजार में जो पेन ड्राइव मिलते हैं ना, उनकी जो कैपेसिटी होती है ना, उनको जीबी मापा जाता है, बस इतना। अधिकतम तय नहीं किया गया है, न्यूनतम 1 जीबी से शुरू होता है और अधिकतम कोई निर्धारित नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेमोरी कार्ड के बारे में। मेमोरी कार्ड भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण किया जाएगा। पर यहाँ पर खास बात क्या है, इसका प्रयोग केवल कंप्यूटर में नहीं, आप पाएंगे क्या कि जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है, जो डिजिटल कैमरा होता है, चाहे मैं पीडीए के बारे में बात करूँ या स्मार्टफोन, इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है मेमोरी कार्ड का। अब याद क्या रखा है कि जितने भी मेमोरी कार्ड होते हैं ना, इसे मल्टीमीडिया कार्ड कहा जाता है। जितने भी मेमोरी के कार्ड होते हैं उन्हें मल्टीमीडिया कार्ड कहा जाता है, जिसका उपयोग क्या होगा, एकदम रिमूवेबल डिवाइस स्टोरेज के रूप में प्रचलित हो रहा है। अर्थात इसको रिमूव करके आप क्या कर सकते हैं, उसके स्थान पे कुछ अन्य माइक्रो एसडी का प्रयोग करके वहाँ पे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर बस इतना याद रखें, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसका जो प्रयोग है वह प्रचलित हो रहा है। अब यहाँ कुछ उदाहरण है, यहाँ पे याद रखिए, ये सभी मेमोरी कार्ड के उदाहरण है। CF हो गया, SD कार्ड, MC और SDHC कार्ड। यहाँ साथ में आपको यहाँ पर इन सभी का आपको फुल फॉर्म लिखा हुआ है। हो सकता है आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर ये जो मेमोरी कार्ड होते हैं इसके पूर्ण रूप पूछ ले, तो याद रखेंगे CF का जो है कॉम्पैक्ट फ्लैश है, SD का सिक्योर डिजिटल कार्ड, जो मोबाइल में जो प्रयोग आप करते हैं जिस मेमोरी का, वो SD कार्ड ही होता है। साथ में MMC कार्ड, MMC मतलब मल्टीमीडिया कार्ड हो गया पूर्ण रूप, और SDHC का मतलब हो गया सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी कार्ड। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। आप पाएंगे क्या कि जो मेमोरी के जो कार्ड होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ SD कार्ड के बारे में, सिक्योर डिजिटल कार्ड के बारे में, तो इनकी सभी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी जीबी में ही मापी जाएगी। सभी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो जीबी में ही जीबी में मापी जाती है, और बाज़ार में न्यूनतम 1 जीबी से या MB में भी आपको देखने को मिल सकती है, या अधिकतम आप इसके अधिकतम जो कितनी जीबी क्या उपलब्ध होगी बाज़ार में, इसमें तय नहीं किया गया है। आपके पास जितना खर्च आप जितनी कीमत अदा करेंगे उस अनुसार से आप क्या कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड को परचेज कर सकते हैं। बस एक कथा याद रखेंगे कि SD कार्ड की तुलना में जो ये कार्ड है SDHC कार्ड, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं जो माइक्रो SD कार्ड है ये मात्र 2 GB या 3 GB, 4 GB, 5 GB, वैसे अधिकतम कई हो सकते हैं, 126 GB हो सकता है, 512 GB, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब सोच के देखिए, एक छोटे से स्थान पे इतनी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। पर ये जो SDHC कार्ड है ना, आप देख सकते हैं ना, सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी, इसका तात्पर्य ही हो गया कि बहुत अधिक मात्रा में क्या होगा, यहाँ पर डाटा को स्टोर किया जा सकता है, अर्थात इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी SD कार्ड की तुलना में अधिक होगी। और बाजार में यदि बात करूँ इसके बारे में, तो SDHC कार्ड के बारे में बस इतना याद रखेंगे कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है जीबी में मापी जाती है। न्यूनतम अधिकतम के बारे में यहाँ पर कोई भी मानक तय नहीं किए गए हैं, निर्धारित नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रकार के मेमोरी के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्लैश मेमोरी आप समझ चुके होंगे, स्मार्ट कार्ड। तो हम मेमोरी के सेक्शन में स्मार्ट कार्ड को शामिल क्यों कर रहे हैं, तो पहला याद रखिए यहाँ पर भी एक प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ये जो है ये एक प्रकार की मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण किया गया और इसमें भी डाटा को स्टोर किया जाता है। अब उसके पहले हम देखते हैं स्मार्ट, तो इस मेमोरी का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, तो आप पाएंगे क्या कि स्मार्ट कार्ड में क्या होता है कि एक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से हमने क्या किया है कि मेमोरी के सेक्शन में इसको शामिल किया। पहले तो देखते हैं स्मार्ट कार्ड है क्या। पहले तो याद रखिए ये चीज़ कि स्मार्ट कार्ड को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे चिप कार्ड भी कहा जाता है या तो IC कार्ड भी कहा जाता है। IC कार्ड मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड। अब ये जो कार्ड है ये बना हुआ किसका होगा, तो ये बना होता है पॉलीविनाइल से।
छोटा सा कार्ड है जिसमें क्या होता है कि स्थायी नेचर का एक मेमोरी को चिप इसमें लगा दिया जाता है, मेमोरी लगा दी जाती है। आप जो क्रेडिट कार्ड देखते हैं, एटीएम का कार्ड देखते हैं, सिक्योरिटी कार्ड है या आईडी कार्ड आप देखते हैं ना, ये स्मार्ट कार्ड ही है। और यहाँ पे ये जो संरचना देख रहे हैं, ये एक प्रकार की मेमोरी है ना। आइए बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। वर्चुअल मेमोरी क्या है, आइए देखें कि वर्चुअल मेमोरी क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने प्राथमिक मेमोरी देख लिया, सेकेंडरी मेमोरी भी देख लिया। अब हम यहाँ पर यह जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनर के द्वारा साधारण से यहाँ प्रश्न बनाया जा सकता है कि निम्न में से कहाँ पर वर्चुअल मेमोरी एग्जिस्ट करती है। तो याद क्या रखेंगे, हार्ड डिस्क। आइए इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे वर्चुअल मेमोरी है क्या, तो यह एक प्रकार की मेमोरी है, लेकिन वास्तविक रूप से यह कंप्यूटर में ना वास्तविक रूप से एग्जिस्ट ही नहीं करती। आवश्यकता अनुसार आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह स्पेस उपलब्ध करवाता है सीपीयू को आवश्यकता पड़ने पर। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपका जो रैम है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में है और कंप्यूटर कार्य नहीं कर पा रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर होगा, हार्ड डिस्क में। ये क्या लेगा, निर्णय लेते हुए क्या करेगा कि वह हार्ड डिस्क में ही, आप देखेंगे क्या, हार्ड डिस्क में एक स्पेस उपलब्ध करवाएगा और इस स्पेस का सीपीयू किस रूप में प्रयोग करेगा, रैम के रूप में। अब कंप्यूटर वैसी स्थिति में भी जब प्राइमरी मेमोरी जो है रैम या कार्य नहीं कर पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है या डाटा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है सीपीयू को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पर एक स्पेस का निर्माण करेगा हार्ड डिस्क में, और सीपीयू फिर इस स्थान का प्रयोग क्या करेगा, किस रूप में करेगा, रैम के रूप में। आपका कंप्यूटर जो है कार्य करता रहेगा। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है वर्चुअल मेमोरी के बारे में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है, उसे हम देख लेते हैं। जैसे वर्चुअल मेमोरी वास्तविक रूप से कहाँ पर, वैसे तो कंप्यूटर में इस प्रकार की मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। क्यों करवाई जाती है, जब आपका रैम जो है ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो वैसी स्थिति में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसका निर्माण कहाँ पर करता है, तो ये करता है आपका हार्ड डिस्क में। और यहाँ पर इस मेमोरी का भी प्रयोग जो आपका जो सीपीयू किस रूप में करना प्रारंभ करता है, रैम की तरह। उसके बाद आपका कंप्यूटर कार्य करता रहेगा। आइए इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़े, यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई, इसे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे यह एक काल्पनिक स्मृति क्षेत्र है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सपोर्टेड है, या हार्ड डिस्क पर एक स्पेस है जिसे सीपीयू जो है एक्सटर्नल रैम की तरह उपयोग करता है। इसे लॉजिकल मेमोरी भी कहा जाता है तथा यह पूर्ण रूप से ना ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है एड्रेस स्पेस को बढ़ाना। आइए देखते हैं यहाँ प्रश्न क्या आपसे बनाया जा सकता है, उसे हम देखते हैं। पहला, वर्चुअल मेमोरी कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। यदि पूछा जाए कि वर्चुअल मेमोरी है क्या, तो बताइएगा एक काल्पनिक स्मृति क्षेत्र है, पर यह स्पेस जो है, ये स्पेस कहाँ पर है, तो याद रखेंगे हार्ड डिस्क पे, या हार्ड डिस्क पर एक स्पेस है, पर इसका प्रयोग किस रूप में हो रहा है, और इसका उपयोग किस रूप में हो रहा है, तो सीपीयू से किस रूप में प्रयोग करता है, एक्सटेंडेड रैम की तरह। साथ ही याद रखेंगे इसे लॉजिकल मेमोरी भी कहा जाता है, और पूर्ण रूप से क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें और भी लिखी हुई है वर्चुअल मेमोरी के रूप में। मैं आपको क्या करता हूँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है, इसे मैं आपको रिज्यूम कर देता हूँ। तो ये है क्या वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली में, तो यह मेमोरी प्रबंधन की एक व्यवस्था है जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को प्राथमिक मेमोरी में अंशतः डालकर क्रियान्वित किया जाता है। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले उसे प्रोसेस को प्राथमिक मेमोरी में डाला जाता है, लेकिन प्राथमिक मेमोरी की क्षमता कम होने में बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकते। इस समस्या के समाधान के लिए वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी प्रणाली किसी प्रोसेस को पूर्णतः प्राथमिक मेमोरी में डाले बिना उसका क्रियान्वयन सक्षम बनाता है। बस इतना ही याद रखेंगे। यदि आपके एग्जामिनर के द्वारा वर्चुअल मेमोरी से प्रश्न बनाना होगा तो बस 2 ही प्रश्न बनाएगा। वो 2 प्रश्न हैं कि बताइए कि वर्चुअल मेमोरी कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो याद रखेंगे हार्ड डिस्क पर। वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक प्रकार का स्पेस है, और ये स्पेस कहाँ पर होता है, हार्ड डिस्क पर। दूसरा, निम्न में से किसे लॉजिकल मेमोरी कहा जाता है, तो याद रखें वर्चुअल मेमोरी को लॉजिकल मेमोरी कहा जाता है।
तो ये था आपका मेमोरी का सेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारा लेक्चर समझ में आया होगा। इसके पहले की वीडियो में हमने मेमोरी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, रैम के बारे में, रोम के बारे में हमने जाना। और अपने सेकेंड पार्ट में हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जाना, सेकेंडरी मेमोरी के प्रकारों के बारे में जाना, जहाँ पर हमने मेमोरी टेप को देख लिया, मेमोरी डिस्क को देख लिया। मेमोरी डिस्क के अंदर में हमने हार्ड डिस्क को और फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क को देखा। साथ में ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क को देखा और कुछ अन्य प्रकार के मेमोरी के कार्ड के बारे में हमने बात किया। फ्लैश मेमोरी के बारे में बात किया, पेन ड्राइव के बारे में बात किया, पेन ड्राइव के बारे में हमने बात किया, मेमोरी कार्डों में कॉम्पैक्ट एसडी कार्ड के, सिक्योर डिजिटल कार्ड के बारे में बात किया, साथ में स्मार्ट कार्ड के बारे में बात किया और हमने वर्चुअल मेमोरी को भी देखा। अब वर्चुअल मेमोरी को मैंने आपको बता दिया कि यह एक प्रकार का काल्पनिक स्मृति क्षेत्र था जो हार्ड डिस्क पर एक स्पेस है या स्थान हार्ड डिस्क पर उपलब्ध होता है। कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। इसका उपयोग कौन करता है? सीपीयू करता है एक्सटर्नल रैम के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।